जो हमारे वीसी साहब हैं मजहर आसिफ, वो मानते होंगे माफीनामे लिखने वाली विरासत को, सावरकर की विरासत को, जिन्होंने अपनी ताउम्र फ्रीडम मूवमेंट में अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने माफ़ीनामे लिखे थे, आरएसएस संघियों ने, उन्होंने अपॉलॉजीज लिखे थे। हम वो विरासत को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं भगत सिंह के विरासत को मानती हूँ, राजगुरु के विरासत को मानती हूँ। आक्रोश है आपके मजहर आसिफ हमारे साथ, मैं क्यों ना करूँ, और उस वक्त मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं माफ़ीनामे और कोई भी तरह की अपॉलॉजी इस एडमिनिस्ट्रेशन को कतई नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं क्यों दूं? मैंने अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया है। दिल्ली पुलिस का रिटायर्ड है, मतलब डीसीपी, रिटायर्ड डीसीपी है और उसको कमेटी का हेड बनाया गया है। तो आप देखिए जो मैस्कुलिन हरकत है, जिस तरह की ट्रेनिंग मतलब दी जाती है, इन्हीं लोगों के उसमें दी जाती है कि मतलब लड़कियों के साथ किस तरह से करना है बर्ताव। और ये मतलब ये दिल्ली पुलिस के आप लगातार मतलब प्रोटेस्ट में देखिएगा, जब ये डिटेन करते हैं तो लड़कियों के साथ किस तरह से डिटेंशन ये लोग लेते हैं। ठीक है। 10 फरवरी को जामिया मिल्लत इस्लामिया के सेंट्रल कैंटीन पर एक आमरण अनशन की मांग होती है और शुरू हो जाता है। उसके बाद 10 को सही चलता है, 11 को सही चलता है, मगर उसके बाद 12 को अगर मैं सही बोल रहा हूँ, सॉरी 13 को डिटेन किया जाता है बच्चों को और उन्हें फिर थाने में ले जाया जाता है। वहाँ से जब आते हैं तो जिन बच्चों को डिटेन किया जाता है उनके पहचान को सार्वजनिक कर दिया जाता है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इन्हीं चीज़ों की वजह से जामिया मिल्लत इस्लामिया जो है खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया में, खबरों में और मेन स्ट्रीम मीडिया में तरह तरह की चीज़ें दिखाई जा रही है, मगर रियलिटी क्या है, वो प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ था, उस प्रोटेस्ट की सच्चाई क्या है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिनको सस्पेंड किया गया, वो सब यहाँ पर हैं, तो हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप ज्योति जी, ये बताइए कि प्रोटेस्ट शुरू कब हुआ? ये प्रोटेस्ट हमने 10 तारीख को शुरू किया था और लगभग हमारा 3 दिन का सिटिंग चला है। और तीसरे दिन के बाद आप जैसे ही जानते हैं कि मतलब इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एडमिन ने तमाम ऐसी हरकतें की हैं, जैसे कि लाइट्स बंद कर देना, प्रॉक्टर आके लाइट को तोड़ देता है, वॉशरूम्स इन्होंने बंद कर दिया। हमारे साथ महिला साथी थी और मतलब आपको पता है कितना हाइजीन की ज़रूरत है हमको। पर मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ। आपने कहा कि 10 फरवरी को प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन 10 फरवरी को प्रोटेस्ट शुरू करने की नौबत कहाँ से आई, मैं वो जानना चाहता हूँ। दरअसल हम लोगों ने 15 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट किया था। हम लोगों ने मतलब सभी स्टूडेंट्स ने 2024 को जी, जो कि 15 दिसंबर 2019 के ही एक जामिया अटैक के ऊपर हमने किया था और हर साल हम उसको मनाते हैं। मतलब हर साल हम एक मार्च निकालते हैं, रिमेम्बरिंग मार्च निकालते हैं, क्योंकि जो जामिया पे अटैक हुआ था वो बहुत ब्रूटल अटैक था। उसके खून के धब्बे आज तक जामिया के दौरान हुआ था। हाँ, और 15 दिसंबर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, वो बंद कर दिया था, नहीं दिया था। वो जो 15 दिसंबर जो प्रोटेस्ट का कॉल हुआ था, उससे पहले ही जामिया की एडमिनिस्ट्रेशन ने सो कॉल्ड मेंटेनेंस का कॉल दिया था। कोई मेंटेनेंस होती नहीं है वैसे, लेकिन मेंटेनेंस का कॉल दिया था। हमने भी देखा था। तो प्रोटेस्ट हो नहीं पाया था, लेकिन 16 दिसंबर को 2024 को स्टूडेंट्स ने अपने इनिशिएटिव के साथ एक बड़ी मार्च की थी सेंट्रल क्या है मतलब स्टेट नंबर 7 के अंदर के पूरे इलाके में। और उसके चलते ही ज्योति, सौरभ, फुजैल और निरंजन पे शो कॉज नोटिस आए। और अभी हाल ही में इन दोनों में लोगों पे नोटिस कब आया? नोटिस बताइए। 15 ये बेसिकली हम लोगों ने जब किया, जैसे कि आपको पता है कि 15 तारीख को इन लोगों ने हमें परमिशन नहीं दी है, पूरा मेंटेनेंस के नाम पर पूरा कैंपस बंद रखा था, जबकि जामिया कैंपस को बंद रखने का कोई नोटिस नहीं था। फिर 16 तारीख को हमने उस मार्च को निकाला, रिमेम्बरिंग मार्च को, जिसमें आप जानते हैं कि मतलब उस समय FIR किसी पर नहीं हुई है पुलिस वालों पर, तो वो हमारे लिए कितना बड़ा चीज़ है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अभी इसके बाद 16 तारीख को हमने जब प्रोटेस्ट किया था, सब लोगों ने, जामिया स्टूडेंट्स का ही वो प्रोटेस्ट था और वो अपने आप में ही वो एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। जिसके बाद क्या बोलते हैं 17 तारीख को हमें शोकोस नोटिस आता है और हमें 17 दिसंबर को शोकोस नोटिस आता है। उसके बाद 18-19 हमें 2 दिन का टाइम मिलता है और 20 तारीख को 4 बजे हमें जमा करना था। दरअसल नेचुरल जस्टिस कहलाती है कि आपको 14 दिन का टाइम मिलना चाहिए। इन्होंने हमें 2 दिन का समय दिया था, इन्होंने एक हफ्ता भी नहीं दिया हम लोगों को उसको देने के लिए। और हम लोगों पे बहुत तरह तरह के प्रेशर क्रिएट किए गए कि तुम ये दे दो, वो दे दो, रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, तमाम ऐसी चीज़ें थी। पर हम लोग डरे नहीं थे। हमने सोचा कि रिप्लाई ऐसा देंगे कि उनको बता देंगे कि हमारा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है अनुच्छेद 19 में। इसके साथ हमने कई सारे ऐसे एक्ट्स लगा के उनको रिप्लाई दिए थे। उसमें कहीं पे भी माफ़ीनामा जैसा कोई चीज़ नहीं था। वहाँ पे ये था कि हमारा राइट है
और आप हमें इस तरह के शोकोसेस नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हमें लगभग जनवरी के एंड तक सौरभ को एक नोटिस आता है कि आप पर डीसी बिठाई जाएगी करके। अभी कब बिठाई जाएगी, किस डेट को बिठाई जाएगी, उसका नहीं था। फिर 9 तारीख को जो कि संडे वाला दिन था, और नोटिस पे 8 तारीख लिखा था, 8 फरवरी। 9 फरवरी को मुझे 10:30 बजे रात को मतलब आता है कि आप पर डीसी बिठाई जा रही है, और 10 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट शुरू होता है। आपको ये कैसे पता चला कि 10 बजे रात को? अरे वो मेल आया था ना। ईमेल आया था? हाँ, ईमेल आया था। और संडे वाले दिन तो एडमिनिस्ट्रेशन बंद रहता है, कौन सा काम चलता है संडे वाले दिन भाई। तो 10:30 बजे हम लोगों को मेल देने का, और वो भी एक लड़की को मेल देने का कोई मतलब नहीं है। उसके पहले मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया जिस तरह से सौरभ को दिया गया है। ये ही इसी चैनल से चलता है कि आप शोकोस देते हैं, शोकोस देने के अभी भी जैसे जिन लोगों पे सस्पेंशन आया है उन लोगों को कोई नोटिस नहीं आया है। शोकोस नोटिस नहीं, एक नोटिस आती है, जैसे डीसी की एक नोटिस आती है सूचना देने के लिए। तो 9 फरवरी को आपको नोटिस आया, उसके बाद 10 को आपने प्रोटेस्ट बुला लिया? हाँ, तो प्रोटेस्ट बुला लिया 10 तारीख। मतलब प्रोटेस्ट जो है वो उसमें कई सारे डिमांड्स हम लोग ने रखे थे, जिसके अंदर शोकोस कल्चर जो है उसको ख़त्म कर देना है। और जिन लोगों पे 15 दिसंबर को लेकर, जो 15 दिसंबर में अभी प्रोटेस्ट किया था हमने 24 में, जो उसी के रिमेम्बरेंस वाले दिन जब जामिया पे अटैक हुआ था, तो उसको लेकर जो शोकोस आए हैं वो चारों के चारों पर हटने चाहिए। डीसी जो हम पर बिठाई जा रही है, दरअसल डीसी बिठाने का मतलब डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी, हाँ, ये क्लियर होना जरूरी था। हाँ, तो डिसिप्लिन कमेटी जब हम लोगों पे बिठाई जा रही थी, उसमें बेसिकली कुछ भी हो सकता है। और अधिकतर केसेस में यही होता है कि दबाव बनाए जाते हैं और आपको डी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, अंडरटेकिंग लिया जाता है ताकि आपके स्टूडेंट राइट्स ख़त्म कर दिए जाएं। स्टूडेंट राइट्स किस सेंस में कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप आइए, हफ्ते में अटेंडेंस लगाइए, एकदम जैसे जेल में एक कैदी के साथ व्यवहार होता है उसी तरह से व्यवहार करते हैं ये लोग। और इसके अलावा मतलब जिस तरह से ये लोग अंडर डी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उससे क्या है कि हमारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा। हमने कोई गलती ही नहीं की, डी रजिस्ट्रेशन हम क्यों करवाएंगे? समझ रहे हैं? डी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको 1 साल के लिए जाना है और जब भी आप आएंगे वापस तो आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने की है और उसका दबाव बनाने की कोशिश की हमने, और इसी में ये डिमांड रखा है कि हमारा डीसी हटाई जाए। अगर हम ये दोनों नहीं करते तो सीधा रस्टिकेशन हमें मिलता है। इसके बाद हम लोगों का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसके आधार पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम है जो इन्होंने निकलवाया है। अभी हाल ही में शायद ये लोग बोल रहे हैं कि गैजेट में पब्लिश करवाया, पर अभी तक हमें दिखा नहीं है। अच्छा। कोई भी अगर आप नोटिस निकालते हैं मनमाने ढंग से, अथॉरिटेरियन इनके ऑफिस मेमोरेंडम्स होते हैं, इनके नोटिस होते हैं जो कि गैजेट में पब्लिश ही नहीं होते। आपको पहले पार्लियामेंट में जाकर पब्लिश करवाना है, तब जाकर वो लागू होगा। आप उससे पहले अगर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने मन से निकाल देते हैं और उसको लागू कर देते हैं। अब पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ग्राफिटी नहीं बना सकते। कौन भाई, आप देखिए मोदी जी की और ये क्या बोलते हैं, मोदी की तस्वीरें, केजरीवाल की तस्वीर, इतने बड़े बड़े बैनर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, तो वो अपनी परमिशन खुद ही ले रहे हैं। हम तो अपने जो हम पे दमन हो रहा है उसके खिलाफ जब हम पोस्टिंग कर रहे हैं तो आप उसे गलत बोल रहे हैं। आप उसके खिलाफ शोकोस नोटिस निकालेंगे। आपको ये अधिकार दिया किसने इतना अथॉरिटेरियन ऑफिस मेमोरेंडम देने का? तो उसको हमें रिवोक करवाना है। लेट मी स्पीक माई डिमांड्स। इसके अलावा ये जो पोस्टिंग वाली, ग्राफिटी वाली जो इनकी नोटिस थी, वो भी इसके साथ हमें रिवोक करवाने। और जितने भी जामिया में स्टूडेंट्स हमारे थे उसको सारे के सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ शामिल है उस पर एक भी तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का नोटिस नहीं होना चाहिए। और हमारे जो साथी जिन लोगों को इल्लीगल डिटेन किया गया है उनको सस्पेंशन दिया गया है, इल्लीगल सस्पेंशन दिया गया है बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ के कोई एविडेंसेस नहीं है हमारे पास कि उन्होंने जिस तरह के सस्पेंशन में लिखा है कि 8 नंबर गेट में अगर टूटी है तो हम तो सीटिंग पे 3 दिन से बैठे हैं। आई विटनेसेस हैं, आप किसी से जामिया में पूछ लीजिए कि हम लोग कहाँ थे। यहाँ पर रोकता हूँ आपको, आपकी बातें मैं सुनने आया हूँ। सवाल मन में ये आ रहा है कि 10 तारीख को आपने प्रोटेस्ट शुरू किया, 11 को चला, आपको 12 को चला, और 13 को भाई बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट को उठा दिया गया, खत्म कर दिया गया। 13 को जब ले जाया गया आपको थाने में, तो कहाँ ले जाया गया, फिर क्या हुआ? दरअसल क्योंकि मैसेज व्हाट्सएप पे जो मैंने देखा कि आया कि पता नहीं चल रहा है बच्चों का 10-11 बजे दिन तक कि कहाँ है। उसके बाद अलग-अलग वैन्स में भरकर, तो क्या हुआ? तो अलग-अलग वैन्स में भरकर सबको लेकर गए थे ये लोग, और अलग-अलग जगह पे जितने भी दिल्ली के पुलिस स्टेशन थे, दूर-दूर बवाना ले गए हैं, किसी को कालका जी ले गए हैं, किसी को बदरपुर ले गए हैं, है ना, हाँ फतेहपुर भी ले गए हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ सब थे। तो उस दौरान क्या किसी तरह की कोई बदतमीजी या किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार किया? बहुत सारे। आप मतलब मैं बताना चाहती हूँ, हबीबा खुद अपने मुंह से बताएंगी, बयान करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हबीबा बताइए। 5:30 के अराउंड हम लोगों को जब वैन में जबरदस्ती जामिया के गार्ड्स ने खींचम ताई करके ज्योति के तो बाल खींचे गए। इनको हम किसी को चप्पल पहनने नहीं दी। घसीटा है उन्होंने, सामान को घसीटते हैं ना, वैसे घसीटा वो मेल गार्ड ने।
और मुझे एक बात और कहनी है, उसमें जो एडवाइजरी कमेटी का भी आदमी आया है, आई फॉरगॉट द नेम, वो दिल्ली पुलिस का रिटायर्ड है, मतलब डीसीपी, रिटायर्ड डीसीपी है, और उसको कमेटी का हेड बनाया गया है। तो आप देखिए जो मैस्कुलिन हरकत है, जिस तरह की ट्रेनिंग मतलब दी जाती है इन्हीं लोगों के उसमें दी जाती है कि मतलब लड़कियों के साथ किस तरह से करना है बर्ताव। और ये मतलब ये दिल्ली पुलिस के आप लगातार मतलब प्रोटेस्ट में देखिएगा, जब ये डिटेन करते हैं तो लड़कियों के साथ किस तरह से डिटेंशन ये लोग लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? डिटेन किया गया, छोड़ा गया? हमको लेके गया, और फिर जैसे कि ये बात जुड़ी है इसलिए मैं बोल गई हूँ कि जैसे कि डिटेनमेंट वैन्स में हमें जब जामिया के गार्ड्स खुद सौंपते हैं, कीचम तारी करके हमें सौंपते हैं दिल्ली पुलिस को, पीछे से छुपाते हैं। तो डिटेनमेंट वैन्स में सबके फ़ोन्स खींचे जा गए थे, सबके फ़ोन्स खींचे जा गए थे। मेरा फ़ोन, मुझे ना अपने जूते पहने दिया ना अपना बैग लेने दिया, लेकिन मेरा फ़ोन मेरी जेब में था, तो मैंने फ़ोन अपना छुपा लिया। और फिर हमें बदरपुर पुलिस स्टेशन लेके गए। हमें बोला गया नहीं हमें कहाँ लेके जा गए, हमने बोर्ड पढ़ा तो हमें पता चला कि हम बदरपुर पुलिस स्टेशन पे हैं। तो मैंने बहुत मुश्किलों से छुपके छुपाते अपना खुद का फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए, आप डिटेनमेंट में नहीं ले सकते किसी के फ़ोन। हमने ये बात इनको बोली भी थी, लेकिन फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती हम सबके फ़ोन खींच रहे थे। अच्छा। तो मैंने कैसा तो भी अपना फ़ोन छुपाया, मैंने अपने दोस्तों को मैसेज किया, उनको सूचना दी कि हमारे साथ ये सब हो गया, मैं बदरपुर पुलिस स्टेशन पे कुछ लोग हैं, पता नहीं दूसरे लोग का पता नहीं कहाँ हैं। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 7 बजे के करीब मैंने 6:30 के अराउंड मैसेजेस दिए करे होंगे, और फिर मैं कुछ 40 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद मेरा फ़ोन पकड़ा गया, और मुझे मेरी छानबीन की, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था, और एक ऑफिसर ने देखा, ऑफिसर ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया, और जब सीनियर ऑफिसर ने मेरी छानबीन की तो उन्हें मेरा जब फ़ोन मिला और मैंने जब उन्हें फ़ोन दिया तो उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ लगाए, और शकुंतला नाम है उनका। एकदम अटैकिंग था ना, हमें इतना भी नहीं पता, मैं बगल में खड़ी थी, मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेगी, मतलब मुझे इतना समझ आ गया था कि इतनी बार मेरा डिटेंशन हुआ है ना, मतलब हम लोग कितनी तरह के प्रोटेस्ट हम लोग किए हैं, वो एकदम नॉर्मल था। मतलब फर्स्ट डिटेंशन जब मेरा हुआ था तो आई एंजॉयड डिटेंशन, मतलब इस तरह से कि हम लोग ढपली लेकर जाते थे, हमारा फ़ोन मतलब हमारे पास रहता था, हमारा सामान हमारे पास रहता था, और वो थोड़ा खींचातानी करते थे, वो एक अलग चीज़ थी, पर इस तरह से व्यवहार हमारे साथ नहीं था। अभी ऐसा लग रहा था ये डिटेंशन नहीं, ये थ्रेट था, टोटल थ्रेट था, विदाउट एनी क्या बोलते हैं नोटिस, विदाउट एनी मतलब कोई इस तरह का ऑर्डर ऊपर का नहीं है, और उसके बावजूद हमारे साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट मिल रही थी वो बहुत ही गजब थी। मतलब इतना ब्रूटल थी वो, बोलना चाहिए इतना इमोशनली टॉर्चर करने वाली थी कि आप मतलब उसके बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो तुरंत मतलब फ़ोन ली है और उसने जिस बात रखा है तुरंत 2 थप्पड़ लगा दिए हैं, फिर उसके बाद मैं पीछे किया है। अब इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है कि वॉशरूम जा रही है, वॉशरूम खुलवा लिया है, मतलब डिग्निटी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रहार किया है इन्होंने हमारी लड़कियों के, मतलब वॉशरूम खुलवा के हम मतलब वॉशरूम भी नहीं जा सकते थे, कोई जा रहा है तो ये जा रही है तो साथ में हमारे जा रहे हैं बाथरूम के लिए भी। शुरू में तो उन्होंने गेट खुलवाया, मैंने बोला आप पूरा ही खोल, इसको तो ये भी बोला है तेरे को जाकर अंदर नंगा कर दूंगी। हाँ, मुझे अधिकार किसने दिया? यात्री, आपके बारे में मुझे यहाँ तक पता है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप पहली बार जामिया में फर्स्ट ईयर के आप भी हैं ना, अभी फर्स्ट ईयर के हैं, लड़की हैं। खासतौर से जब इंडियन सोसाइटी में होता है कि माँ बाप बेटी को कहीं बाहर भेजते पढ़ने के लिए तो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि कितनी सेफ है, नहीं लड़कों को लेकर उतनी नहीं होती जितनी लड़कियों को लेकर होती है। जब ये मालूम चला होगा घर पे कि आपके बारे में कि आपको सस्पेंड किया गया है और भी अनिश्चित काल के लिए, ये सारा मामला हुआ, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले, पापा तो इतना डिसअपॉइंटेड, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है। खैर मम्मी थोड़ा टेंशन में है सस्पेंशन को लेकर, बट मैंने कहा है कि कुछ नहीं होगा, ये रिवोक हो जाएगा, क्योंकि लीगली एक्शन हम सब ले ही रहे हैं। और मेरा तो सस्पेंशन लेटर मेरे पास है भी नहीं, ना हम लोग को नोटिस आया, ना कुछ डिटेन किया गया, ना हम लोग को चप्पल पहनने दी, ना हम लोग का फ़ोन हमारे पास था, ना संभालने ने दिया। उसकी दवाई छूट गई थी, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी पुलिस स्टेशन में, हम लोगों ने बार बार कहा दवाई मंगाइए, इन लोगों ने ना कोई एक्शन लिया, ना घर पे कॉल किया। वहाँ पे हम लोग चिल्ला रहे थे लिटरली कि कॉल करिए घर पे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हम लोग कि बाहर लोग आए हैं नहीं आए हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। चीख के हमें बाहर आवाज़ लगानी पड़ी, क्योंकि हबीबा एक मुस्लिम वुमेन है, और आपको पता है कि लगातार इनसे जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे इसके भाई के बारे में पूछना, और ये हमको इतना समझ आ रहा था कि ज़्यादा शक करेंगे, तो हम लोग को नेचुरल रखना है अपना फेस, सारी चीज़ें नेचुरल करनी है। हबीबा को मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें सुननी पड़ी थी, जैसे कि मान के चलिए उसके फादर को बोला तुम बाहर से आई हो क्या, तो इसने बोला हाँ मैं बाहर से आई हूँ, यहाँ की नहीं हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ। मतलब उनका बाहर कहने का मतलब ये था कि मुस्लिम है तो ये कहाँ से बाहर से आई है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो एक तरह का अटैक है, जो मुस्लिम अटैक है, वो इसके साथ था। बाकी मतलब जैसे कि मेरा फ़ोन पकड़े जाने के बाद मैं बोल गई हूँ, जैसे कि
मेरे हर फेशियल एक्सप्रेशन पे वो लोग नोट कर रहे हैं। 4, 5, 6 फीमेल पुलिस ऑफिसर जो बैठे थे रूम में, मेरे हर फेशियल एक्सप्रेशन पे वो लोग देख रहे थे। मैं थोड़ी सी हरकत करती हूँ वो लोग देख रहे थे, और हर तरह के मतलब बेतुके के सवाल पूछ रहे थे। आपके पास मैं आऊंगा एक बार, ज्योति लास्ट पूछ करके, जी। क्योंकि जल्दी है तो आप बात कर लीजिए। हाँ, तो ज्योति, आपके बारे में, आप चूंकि नहीं senior student ये हैं, बहुत जरूरी चीज है जो पुलिस बताइए आप स्टेशन पहले, में मैं हुई फिर है, क्योंकि पूछूंगा। एक कास्ट एट्रोसिटीज झेलना, जी। मुस्लिम का अटैक, मुस्लिम वुमेन जाहिर के सी बात ऊपर है, जिस तरह से अटैक होना, लिंग, जन्म, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है। ये तो संविधानिक बहुत अधिकार है ज्यादा, हमारा, किसी को हाँ नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब हर एक चीज को उन्होंने इस मगर- तरह से नोट किया था जैसे कि मतलब मगर- हम लोग क्रिमिनल है। ये सब बात एक तरफ है, मगर एक आरोप आप लोगों पर लगता है, खासतौर से आप चूंकि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी हुई हैं। मैं कल परसों किसी को सुन रहा था, पता नहीं वो किस ऑर्गेनाइजेशन से थे, मगर वो कह रहे थे कि ये लेफ्ट वालों की एक बहुत ही विषम परिस्थिति चल रही है, बहुत बुरा दौर चल रहा है। इन्हीं छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए वो चाहते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में दम फूकना चाहते हैं, दम भरना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, आपने मेरे स्पीचेस में भी देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्योंकि फुजैल और मैं तो एक ऐसा चेहरा था जिस पे वो चीज़ हुई है, और हम ये लोग देख रहे थे लगातार कि छोटे छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे गैदरिंग हो रही है तो वहाँ पर वो शोकोज नोटिस दे रहे हैं। कोई मजदूर बेचारा मतलब काम करके थक गया तो बीड़ी पी रहा है, उस मजदूर पे शोकोज दे रहे हैं। मतलब वो जो सफाई कर्मचारी उस पर शोकोज दे दिया है इन्होंने। मतलब वो कल्चर बढ़ता ही जा रहा था। मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये मतलब पहली बात तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल वो नहीं है कि मतलब आपको चेहरा चमकाना है या इस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन पोस्टर्स बनवाए थे। ये ऑब्वियसली ये बात सही है कि मतलब मैं एज अ डिस्क ऑर्गेनाइजेशन हूँ, या जो सौरभ है वो आयसा के ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो हम लोग के ऊपर एक अलग तरह का अटैक इसलिए भी हो रहा था। उनको इस बात का डर रहता है कि मतलब ये जो 15 दिसंबर का जो प्रोटेस्ट है या 16 दिसंबर को जो हमने किया था वो हम लोगों ने अरेंज किया था। बेसिकली एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ने अरेंज किया था जो स्टूडेंट्स के बीच में और हमारे बीच में था। यहाँ स्टूडेंट यूनियन नहीं है ना, इसमें इस तरह की वो चीज़ है कि मतलब इस हमारे उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप किसी का दमन ना करें। और अगर चेहरा चमकाना होता तो कितने लोग जानते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को तो बहुत बाद में पता लगा है कि मैं डिस्क से हूँ, उनको ये भी नहीं पता था मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। अच्छा, अपने आप से वो आयसा में मुझे आपको मैं फ्री भर्ती करूंगा। करते थे। ये आपके साथ आपने बताया कि आप कई बार डिटेल नहीं, इसमें एक और चीज, आप मेरी स्पीचेस भी देखेंगे कि उस स्पीचेस में भी हमने यही बोला है कि ये आपकी लड़ाई है, ये आपकी जामिया के डेमोक्रेटिक स्पेसिस की लड़ाई है। वहाँ जो ऑफिस मेमोरेंडम आया है उस ऑफिस मेमोरेंडम में साफ साफ ये चीज है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं हम लोग। तो हमारा काम क्या है? एक मास ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि जनता को उसके अधिकार मिलने चाहिए, जनता इसका लीड खुद ले। आप खुद देखिए कि आज जामिया में अगर हम लोग नहीं है तो आज कौन लीड ले रहा है? क्या जामिया स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं है ना? हाँ, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, बहुत लंबी बातचीत हो गई। आप दोनों से सवाल है, इस प्रोटेस्ट से, इन सब चीज़ों से आपने क्या सीखा? हमने यही सीखा है कि आप बोल रहे थे कि हम डीमोटिवेट हो गए हैं। मैं अपना बता दे रही हूँ, मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ। मैंने जब मेरे पे सस्पेंशन लेटर आया था उस मिनट 7:15 पे मुझे सस्पेंशन लेटर आया था 13 फरवरी को, और उस वक्त मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं माफ़ीनामे और कोई भी तरह की अपॉलॉजी इस एडमिनिस्ट्रेशन को कतई नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं क्यों दूं? मैंने अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया है, और हम सब जामिया के स्टूडेंट्स के जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनकी डिफेंस में मैंने प्रोटेस्ट में शामिल हुई। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं आप? जी, किसी ऑर्गेनाइजेशन से? मैं अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी नहीं हूँ, मैं दिशा छात्र संगठन के कांटेक्ट में हूँ, बट उनकी ऑफिशियल मेंबर नहीं हूँ। अभी किसी से जुड़ी नहीं है आप? नहीं। अग्रज, बाकी मैं ये भी बात बोलना चाहूँगी कि जो हमारे वीसी साहब हैं मज़हर आसिफ, वो मानते होंगे माफ़ीनामे लिखने वाली विरासत को, सावरकर की विरासत को, जिन्होंने अपनी ताउम्र फ्रीडम मूवमेंट में अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने माफ़ीनामे लिखे थे, आरएसएस संघियों ने उन्होंने अपॉलॉजीज लिखे थे। हम वो विरासत को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं भगत सिंह के विरासत को मानती हूँ, राजगुरु के विरासत को मानती हूँ। आक्रोश है आपके मज़हर आसिफ हमारे साथ, मैं क्यों ना करूँ? इन्होंने मेरे पर्सनल डिटेल्स एक लड़की के साथ बाहर किए हैं कल, और जिस तरीके से नाइंसाफ़ी मेरे पे, मुझे सिर्फ एक मिसाल, हम सबको 17 लोगों को मिसाल बनाई दी जा रही है। ये पूरे जामिया के स्टूडेंट्स पे अटैक है, और ये हमें मॉडल बनाया जा रहा है ताकि हर यूनिवर्सिटी में, अभी भाजपा आई है ना दिल्ली गवर्नमेंट में, ताकि हर यूनिवर्सिटी में, मुल्क में हर यूनिवर्सिटी में ये जामिया के मॉडल अपनाया जाए। और इसलिए अभी एकजुट होना ज़रूरी है, और जामिया के स्टूडेंट्स एकजुट हो गए। हमें हर यूनिवर्सिटी से सॉलिडारिटी लेटर्स आ गए हैं, चाहे वो FLU हो, चाहे वो HC हो, DU हो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, मनु हो हैदराबाद में, हमें हर तमाम यूनिवर्सिटी से, मुल्क से सॉलिडारिटी लेटर्स आ गए। हमारे खुद के जामिया के स्टूडेंट्स बाइकआउट कर गए मंडे को क्लासेस।
हमें पूरा भरोसा है कि जो लोगों की एकजुटता है वो चीज़ों को बदलेगी। मंडे को क्लास बैकआउट कर रहे हैं आप लोग सब लोग बाइकआउट कर गए हैं, हम सब गए, और हमने नहीं बोला उन्हें बाइकआउट करने को, ये लोग खुद इनिशिएटिव ले गए। खुद इनिशिएटिव ले रहे वही। हैं। अग्रज, आपने क्या सीखा? जैसा कि आपको पता है नीरज भाई, मैं मीडिया का भी स्टूडेंट हूँ, तो वो भी अपना काम मैं साथ में कर रहा था, क्लिप्स ले रहा था या फिर फोटोज वोटोज जो भी हैं, वही मेजर काम था मेरा। और प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा था, प्रोटेस्ट का भी हिस्सा था। डफली बजा रहे थे? हाँ, डफली भी बजा रहा था वो। और मैं किसी कैडर से नहीं हूँ, आप डफली बजाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे हाथ में पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं है किस किस ऑर्गेनाइजेशन की डफली मेरे हाथ में थी। मैं कुछ को तो जानता भी नहीं हूँ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं किसी कैडर से नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। मैं एज अ कॉमन स्टूडेंट अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा था। आर्टिकल 19 के तहत हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका हम यहाँ यूज़ कर रहे थे। हमने ये प्रोटेस्ट से हमने ये सीखा है कि हम आवाज़ अपनी आगे भी उठाते रहेंगे, कल भी उठाते थे और आगे भी उठाते रहेंगे, और आज भी उठाई है। तो ये थे हमारे साथ अग्रज और हबीबा, ज्योति, गायत्री। ये वो लोग हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। और क्या वजह रही उसके पीछे कि क्यों सस्पेंड किया गया है, इनका क्या पक्ष है, इन्होंने रखा। मेरी कोशिश रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात कर सके, क्योंकि मैंने भी पूर्व में कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप बात करिए, मगर उन्होंने अभी तक मना किया है। मैं फिर से कोशिश करूँगा कि वो अपनी बात रखते हैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही, तो मैं वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल दिल्ली से आज़ाद सोच के लिए नैयर आज़म, वीडियो जर्नलिस्ट खालिद इमाम के साथ, शुक्रिया।